आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन पर, यानी कि जॉइंट सेशन। जनरली हम देखते हैं आखिर जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन क्यों लाया जाता है, और जनरली इसके संयुक्त अधिवेशन पर जो अधिकार दिए गए हैं वो किस आर्टिकल पर बात की गई है, किस आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के अधिकार दिए गए हैं और किसको अधिकार दिए गए हैं, और संयुक्त अधिवेशन जब ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, और जनरली कहाँ पर जो संयुक्त अधिवेशन है कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, या हम कहें किस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को लाया जा सकता है यानी कि कराया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो जनरल बिल होता है यानी कि ऑर्डिनरी जो बिल होता है, ठीक है ना, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम थोड़ा सा देखें, जैसे हम देखते हैं भारत में जो भी ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है ना, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा या हम कहें किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का, ठीक है ना, उसका सिंपल सा एक प्रोसेस है। हम देखते हैं सबसे टॉप पर हम प्रेसिडेंट को रख लेते हैं, उसके बाद लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है ना, लोकसभा है राज्यसभा है। जनरली होता क्या है भारत में, जो साधारण जो विधेयक होता है ऑर्डिनरी बिल पर जो हम बात कर रहे हैं, सपोज करें राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, राज्यसभा के किसी भी सदस्य ने उसको स्टार्ट किया है, तो उसके बाद राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के पास जाएगा, ठीक है ना, लोकसभा के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो क्या होता है फिर, यानी कि यह बिल जो है यानी कि विधेयक है वो कानून का एक रूप ले लेता है। ऐसा भी हो सकता है अगर लोकसभा के किसी भी सदस्य हो सकता है या कोई मंत्री हो सकता है लोकसभा का, तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा अपनी सहमति दे देता है तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सदन एग्री हो रहा है और दूसरा सदन उस पर कुछ सोच विचार ही नहीं कर रहा है बिल पर, विधेयक पर। तो ऐसी कंडीशन में जॉइंट सेशन को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जॉइंट सेशन होता है। लेकिन जो हमारे पास जो आर्टिकल है 108, उसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है या संयुक्त अधिवेशन को ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, यानी कि 108, ठीक है ना, वो सारी उसको पावर देता है कि आप जब भी इस तरह की सिचुएशन बने, इस तरह की कंडीशन बने, ठीक है ना, एक सदन एग्री हो रहा है और एक दूसरा सदन उस पर कुछ विचार ही नहीं कर रहा है, तो दोनों सदनों में सहमति मेलजोल, ठीक है ना, वो बन पाए उस बिल को लेकर, उस विधेयक को लेकर, ठीक है ना। तो जनरली हम देखते हैं उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है ना। 108 पर भी हमने बात की, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन पर जो है बुलाने का अधिकार है, उसको संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष या हम कहें स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, तो इसकी अध्यक्षता करता है। अब हम देखते हैं जनरली एक हमने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका। जनरली आखिर जो संयुक्त अधिवेशन है वो कहाँ पर बुलाया जाएगा, हमारा जो केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल है, ठीक है ना, उसमें क्या करता है लोकसभा वहाँ पर अध्यक्ष करेगा बनता है, ठीक है ना। उसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों ही सदस्य वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं लोकसभा में कितने टोटल हमारे पास मेंबर हैं, ठीक है ना, 545 एट प्रेजेंट, और राज्यसभा में कितने हैं 245, ठीक है ना। अगर हम दोनों को टोटल करें तो कितने हो जाएंगे 790, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य सेंट्रल हॉल में बुलाए जाते हैं, ठीक है। आइए, और संयुक्त अधिवेशन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाती है, उसके बाद वोटिंग होता है, ठीक है ना। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है वहाँ पर। लेकिन जनरली हम ये भी देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों गया है, गतिरोध, डेडलॉक वाली सिचुएशन, यानी कि एक सदन एग्री हो रहा है, दूसरा सदन कुछ तैयारी नहीं है उस पर, बिल पर, विधेयक पर वह कुछ भी रेडी नहीं है,
ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं जॉइंट सेशन बुलाते हैं, गतिरोध डेडलॉक, ठीक है ना। और हम देखते हैं किस कंडीशन में जो हमारा जॉइंट सेशन है वो नहीं बुलाया जा सकता। अगर हम देखें मनी बिल, धन विधेयक पर, या हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इन तीनों पर जो हमारा जॉइंट सेशन है यानी कि संयुक्त अधिवेशन है वो नहीं बुलाया जाता है। जनरली हम देखते हैं, जैसे हमने बात की, हमारे पास टोटल जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो टोटल मेंबर हैं, तो एक कंडीशन क्या है, अगर हम इसको जॉइंट सेशन को बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, चाहे तो एक सदन से जो वोटिंग होता है जब बिल को लेकर, चाहे तो एक सदन से वोट आ जाए, या फिर इतने वोट मिल जाए, कितने, जनरली हम कहें 395, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के दोनों के सदस्य बराबर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में टाई भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 395 और +1 हम कहें 396, अगर इतने एक सदन से भी अगर मिल जाते हैं, सपोज करें हम देखते हैं एक जो बड़ा नंबर हमारे पास है लोकसभा में कितना है 545, अगर 396 अगर सपोज करें प्रेजेंट तो सभी हैं लेकिन वोट करना नहीं चाहते, अगर इतना वोट एक सदन से भी मिल जाता है तो बिल का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो एक गतिरोध वाली सिचुएशन बनी हुई थी, डेडलॉक वाली जो सिचुएशन बनी हुई थी, उससे हम इजीली उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा उस पर एग्री है या नहीं। अगर राज्यसभा के भी कुछ सदस्य एग्री हैं, वोट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ वोट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, जो वोट कर रहे हैं, अगर उन दोनों का ही एक टोटल नंबर कितना हो जाए, ठीक है ना, टोटल एक नंबर हमें इतना मिल जाए, तो जो गतिरोध वाली सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है ना, तो हमारा जो जॉइंट सेशन जो हमने बुलाया था यानी कि राष्ट्रपति ने जो बुलाया था उसमें हम सफल हो जाते हैं, सक्सेस हम उसमें हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी और परिस्थितियाँ बन सकती है, ठीक है ना। जैसे हमने कुछ पॉइंट पर तो बात की है कि गतिरोध की स्थिति कब हो सकती है, एक सदन, ठीक है ना, एक सदन जब बिल पर जो ऑर्डिनरी बिल है एक सदन के द्वारा जब दूसरे सदन में भेजा जाता है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, यानी कि अनएक्सेप्ट की बात आ जाती है, अस्वीकार कर दे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। या ऐसा भी हो सकता है दूसरे सदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो उसने प्रस्तुत किए हैं दूसरे सदन ने, ठीक है ना, तो पहला सदन एग्री ना हो पाए, सहमति नहीं है, तो फिर क्या करोगे। जनरली अभी तक क्या था, पहले सदन ने कंप्लीट किया जो बिल पर, ठीक है ना, अपना जो भी काम करना था, वर्क करना था, उसने कंप्लीट करके एक सदन के बाद अब दूसरे सदन में आ गया, तो फिर ये भी तो हो सकता है उसने एक्सेप्ट ही ना किया, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करें जो दूसरा सदन है उसने कुछ संशोधन डाले, उसमें अमेंडमेंट डाले, ऐड करके उसके बाद पहले सदन को वापस कर दिए। अब ऐसा हो सकता है पहला सदन एग्री ना हो, ठीक है ना, ये कंडीशन ये बन सकती है। और एक कंडीशन इसमें ये भी बन सकती है कि दूसरा सदन 6 मंथ तक, जनरली हम देखते हैं जब भी ऑर्डिनरी बिल पर हम बात करते हैं तो एक सदन जब कंप्लीट कर लेता है बिल पर अपना जो भी काम उसने करना है, उसके बाद जो सेकेंड हाउस में जाता है तो वह चाहे तो 6 मंथ तक उसके अपने पास रख सकता है, या 6 मंथ के अंदर अंदर उसको रिटर्न करना होता है। लेकिन अगर वह 6 मंथ तक अपने पास रखे या उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे, उस पर खर्च कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में जो गतिरोध की हम बात कर रहे थे, डेडलॉक वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ये सिचुएशन बन सकती है, ऐसी बनी भी है। और हम देखते हैं जनरली जो ऑर्डिनरी बिल पर हम बात कर रहे हैं और जो हमारे पास जो फाइनेंशियल जो बिल होते हैं उनके मामले में ही, या इस तरह की कंडीशन में ही गतिरोध वाली सिचुएशन बनती है। और फिर हम देखते हैं जो जॉइंट सेशन की हम बात कर रहे हैं, जॉइंट सेशन को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल हॉल में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि उसमें जो भी डिसीजन ले जाते हैं, जो भी वोट करते हैं उसमें जो मेंबर, ठीक है ना, अगर जो एक मेजॉरिटी की हम बात कर रहे थे 396 अगर वो मिल जाती है तो ये जो वोटिंग हुआ है इसके बाद कोई वोटिंग नहीं होगा, ये लास्ट था, फाइनल था। इसके बाद
अब किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं रही है, यानी कि अब कोई हर समस्या का यहाँ पर समाधान कर लिया, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक सदन हम पेंडिंग में डालेगा या दूसरा सदन पेंडिंग में डालेगा अब कोई, क्योंकि जब दोनों ही सदनों को, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य भी और राज्यसभा के सदस्य भी जब एक सेंट्रल हॉल में बुला लिए हैं, तो अब ये फाइनली डिसीजन लेने के लिए बुलाए थे। तो जनरली हम देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जब जब भारत में जो जॉइंट सेशन हुआ है, ठीक है ना, 1961 में जॉइंट सेशन हुआ है, 1978 में भी जॉइंट सेशन हुआ है, और 2002 में भी भारत में जॉइंट सेशन हुए हैं, संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। हम देखते हैं दहेज निरोधक विधेयक पर भी जॉइंट सेशन हुए हैं, क्योंकि इसमें भी गतिरोध बना है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है, बाधा उत्पन्न हुई है बिल पर। और उसमें हम देखते हैं बैंकिंग सेवा आयोग से जुड़ा एक विधेयक था, उस पर भी गतिरोध वाली सिचुएशन बनी है। और आतंकवाद निरोधी विधेयक, ठीक है ना, इसमें भी हमने, यानी कि हम देखते हैं राष्ट्रपति ने जो जॉइंट सेशन है उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्रयास किए हैं। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जब जब हमने जो हमारे पास जो जॉइंट सीटिंग है, यानी कि राष्ट्रपति ने 108 की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज हमने जो बात की थी कि हमारा जो एक संयुक्त अधिवेशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन उसको, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी जो बैठक होती है, ठीक है ना, उसको कार्यवाही को कौन कर सकता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, और किन किन परिस्थितियों में जो संयुक्त अधिवेशन की जो अवस्था बनती है उस पर हमने डिस्कस किया है। अगर उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।